Hello, students. Now, this is your second part from your book Snapshot and your poem The Tale of the Million City. हमने जो आपका फर्स्ट पार्ट था वहाँ तक किया था जहाँ तक जो राजा था उसको हैंग कर दिया जाता है। तो उसके आगे हम आगे करेंगे। आगे क्या होता है? Thanks goodness we found someone said the minister for if instead। जब राजा जो है उसको फांसी दे दी जाती है तो उसके जो मिनिस्टर होते हैं उनको फिर वो गॉड को थैंक्स करते हैं कि किसी न किसी को तो सज़ा हो गई, इस तरह से जो दूसरे लोग हैं वो सज़ा पाने से बच गए। We had not the unruly town might well have turned against the crown। तो जो राजा है, जो उसके जो दूसरे पहरेदार होते हैं, मंत्रीगण होते हैं सारे, वो क्या करते हैं? अगेंस्ट द क्राउन। वो जो क्राउन की जो एक डिस्ग्रेस हुई थी उसका बदला जो है पूरा हो गया था अनट्रूली डाउन। तो जो सारा शहर है वो उसको जो क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया कि जो सज़ा थी वो किसी न किसी को मिल गई है। लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज़ डेड। अब क्या है, वो राजा जो है वो उसकी डेथ हो गई है और उसके जो मिनिस्टर हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा की जो उम्र है वो लंबी हो। They pondered the dilemma then, being practical minded man। तो जो बाकी जो दूसरे आदमी थे खड़े रहे थे, देख रहे थे, वो डेलिमा में चले जाते हैं। एक सदमा उनको लग जाता है कि क्या हो गया, अब देश का राजा ही जो उसको हैंग कर दिया, तो अब आगे क्या होगा। Send out the heralds to proclaim। तो यहाँ से था द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज़ द रूलर ऑफ आउट स्टेट। तो उस देश में क्या था कि जब राजा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो एक डिसीज़न लेते हैं कि जो आदमी इस गेट से सबसे पहले पास होगा उसको ही उस देश का राजा बनाया जाएगा। एज़ इज़ आवर कस्टम, जैसे कि उनके रिवाज था, उनका कस्टम था। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और उसको वो जो है पूरी श्रद्धा के साथ पूरी सेरेमनी को वो मनाएंगे, उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं बोलेगा। ए मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, एक आदमी उस गेट में से पास होता है। एन इडियट, जो मूर्ख होता है एकदम से। द गार्ड क्राइड वेट, तो गार्ड जो उसके हैं उसको वहाँ पर ही रोक लेते हैं और चिल्लाते हैं कि वहाँ रुको। हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड, तो उस राजा को, उस आदमी को पूछा जाता है जो गेट से पहले पास होता है, उस आदमी को पूछा जाता है कि किसको राजा बनाना चाहिए। तो वो जो मूर्ख होता है, जो थोड़ा मेंटली अपसेट होता है आदमी, तो उसको पूछा जाता है और वो क्या बोलता है, मेलन। द इडियट रिप्लाइड, जो आदमी होता है जो मेंटली अपसेट होता है, जो पहले गेट से अंदर आता है, वो एक मेलन का नाम लेता है। जैसे कि तरबूज के बारे में कहता है कि एक तरबूज को जो है वो राजा बना देना चाहिए। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू आल क्वेश्चंस, ही लाइक्ड मेलन यू। तो ये जो उसका आंसर था ये एक स्टैंडर्ड आंसर था, क्योंकि वो पागल था आदमी, कोई पागल आदमी था, और उसको जो मेलन बहुत ज़्यादा पसंद थे, तरबूज उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए उसका जो कोई आंसर था मेलन था। नाउ आवर किंग द मिनिस्टर सेड, क्रॉविंग अ मेलन देन दे लेड। तो उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जैसा इस आदमी ने बोल दिया, हम उस कस्टम था उनका, तो कस्टम को वो फॉलो करते हैं कि जो आदमी पहले आके बोलेगा कि किसको राजा बनाना है वो उसी की बात उसको माननी पड़ती थी। तो उन्होंने अब क्या कर दिया, जो मेलन है उसको वो क्राउन पहना रहे हैं, उसको जो राजा घोषित कर रहे हैं। मेलन कोई आदमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वैसे ही पागल ने बोले कि मेलन को राजा बनाना चाहिए। तो वो क्या है, तरबूज को वो जो है वो मुकुट अपने देश का राजा घोषित कर रहे हैं। द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवेंटली सेट इट डाउन। तो वो क्या करते हैं, वो तरबूज को लेके आते हैं, उसके ऊपर जो है वो क्राउन जो है वो उसको फेंकने की बजाय, इधर उधर रखने की बजाय, उसको बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ उसको जो है क्राउन लगाया जाता है, उसके सिर के ऊपर उसको राजा घोषित किया जाता है। दिस हैपेंड ईयर एंड ईयर अगो व्हेन यू आस्क द पीपल सो। तो ऐसा जो है वो सालों सालों से होता चला आ रहा है कि योर किंग अपेयर्स टू बी ए मेलन। अब जो राजा है आपका वो कौन राजा है, वो मेलन है, वही इस देश का राजा है। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है। देश से वेल ऑन, तो सभी ऐसे पूछते हैं कि मेलन कैसे राजा हो सकता है, किसी देश को चलाना, ऐसे ये गलत बात है। मेलन तो एक फ्रूट है, वो कैसे देश को चलाएगा। अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस
इफ़ हिज मैजेस्टी रिजॉइस। तो वो जो बोलते हैं कि ये जो हमारा कस्टम है उसी की बदौलत है, राजा चाहे कोई भी हो, मैजेस्टी चाहे कोई भी हो, तो देश ठीक ठाक से चलना चाहिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन बीइंग ए मेलन दैट्स ओके, वो उसको बोलते हैं कि मेलन भी राजा हो सकता है, दैट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद आस फॉर हु आर वी टू से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ वो रहे या ना रहे, वो फ्रूट है या क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वट ही शुड बी एज़ लॉन्ग एज़ ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, और अगर वो हमें अच्छी तरह से रहने की आज़ादी देता है, ठीक है, हमारे पूरे अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो एक मेलन भी एक राजा हो सकता है। राजा कुछ नहीं करता, बाकी उसके मिनिस्टर जो है वो सारे काम करते हैं, इसलिए मेलन भी राजा हो सकता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजेस फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, जो वहाँ के जो रूल रेगुलेशन थे, वो जो भी आदमी आएगा उसको राजा घोषित कर दिया जाएगा, उसके कहने के ऊपर राजा घोषित कर दिया जाएगा। वो जो कस्टम थे उसको जो है वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसको आगे फॉलो करते हैं, और इस तरह से जो खुद राजा था उस देश का, वो अपने ही क्वेश्चन में, अपने ही आंसर में खुद उसकी डेथ हो जाती है, उसको फांसी के ऊपर लटका दिया जाता है, और एक पागल आदमी को एक डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है कि राजा इस देश का क्या होना चाहिए। वो मेलन का नाम ले लेता है, और मेलन जो है वो उसको वो राजा घोषित कर देते हैं। वो अपने जो देश के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो देश के उनके जो नियम हैं, वो उनको जो है वो बिल्कुल भी नियमों को तोड़ते नहीं हैं। वो नियमों को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, एक मेलन को जो एक फ्रूट है उसको ही देश का राजा घोषित करके अपना राज जो है वो ऐसे का वैसा आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सब आपकी पोएम में लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पोएम में से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे पहले, उस क्वेश्चन को भी हम एक बार देखेंगे, और आगे जो इसकी जो एक्सरसाइज है या कुछ भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो इस पोएम में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले ही डिलीवर कर दिए थे। वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द टेल ऑफ द मेलन सिटी में से आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको ही आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सजेस्ट ए फ्यू इंस्टेंसेस इन द पोएम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आप लोगों को लिटरेचर का भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ह्यूमर क्या होता है, आयरनी क्या होता है। बाकी क्वेश्चन तो फॉर्म किए जा सकते हैं, बट इसमें आपको ह्यूमर और आयरनी के बारे में भी थोड़ा सा जो है, जो लिटरेचर की टर्म्स हैं ह्यूमर और आयरनी, और इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है इंग्लिश के स्टूडेंट्स को। अगर आपने आगे लिटरेचर की स्टडी करनी हो तो उसके लिए आपको ह्यूमर और आयरनी के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया है, और ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद द एस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी टर्म। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ह्यूमर और आयरनी इस पोएम में कैसे शो होती है। तो आंसर में लिखा हुआ है, पहले जो यहाँ तक देखिए, ए मॉडल आंसर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट। ये जो आंसर मैं दे रहा हूँ आपको, ये एक मॉडल आंसर है। आप खुद भी अपने से भी इसको आंसर को लिख सकते हैं, और इट इज़ स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट स्टूडेंट प्रिपेयर द आंसर। और ये भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद लिखने की कोशिश करें, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपकी राइटिंग स्किल के लिए, आपकी वोकैबुलरी के लिए, और आपकी लर्निंग स्किल अच्छी होगी इससे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसका जो आंसर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, द पोइट से। द पोइट हैज़ यूज द टूल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी इन द पोएम। जो पोइट है उसने क्या किया है, ह्यूमर और आयरनी के टूल बेशक इस पोएम में उसने यूज़ किए हैं। ह्यूमर क्या होता है, ह्यूमर रेफर टू कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस विच प्रोवोक लाफ्टर इन अ पर्सन। ह्यूमर क्या होता है, ह्यूमर एक टर्म होती है जो कॉग्निटिव एक्सपीरियंस क्या होता है कि बौद्धिक विकास से रिलेटेड या बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ, उसमें कुछ ऐसे हास्य पैदा करना, उसमें कुछ ऐसा फ़न पैदा करना, उसको हम ह्यूमर बोल देते हैं। विच प्रोवोक्स लाफ्टर इन अ पर्सन, जो क्या है वो हंसी पैदा करता है, ऐसी कुछ बातें जो लोगों में हंसी मजाक पैदा करती हैं उसको हम ह्यूमर बोल देते हैं। आयरनी क्या होती है, आयरनी रेफर टू अ स्ट्रेंज एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वन एक्सपेक्ट। तो आयरनी क्या होती है कि ऐसा कुछ भी स्ट्रेंज एस्पेक्ट,
ऑफ ए सिचुएशन, किसी भी घटना का कोई ऐसा एस्पेक्ट जो किसी ने सोचा भी ना हो तो वो वैसा हो जाए, तो उसको हम एक आयरनी का नाम देते हैं। आई होप आप लोगों को आयरनी और ह्यूमर के बारे में अंडरस्टैंडिंग पता चल गया होगा। तो आगे क्या लिखा है, सम इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी इन द पोएम्स आर, इस पोएम में ह्यूमर और आयरनी से जुड़े हुए कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस बने या इंस्टेंसेस बने, कौन से बने। सबसे पहले देखिए, द डिसीजन ऑफ द किंग टू हैंग द चीफ ऑफ द बिल्डर for construction a low arc when his crown struck against it awoke laughter among the रीडर। सबसे पहले आयरनी कहाँ से पैदा होती है, सबसे पहले ह्यूमर कहाँ से पैदा होता है कि जब वो राजा का जो क्राउन होता है वो आर्क के साथ लगता है और टकराने के बाद उसका जो क्राउन होता है, उसका जो मुकुट होता है वो उसके साथ टकराकर नीचे गिर जाता है। उससे भी जो उसके जो रीडर हैं इस पोएम को पढ़ने वाले, ये भी एक हंसी का माहौल पैदा होता है। और ये आयरनी भी है, किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि राजा का जो है वो मुकुट एकदम से नीचे गिर जाएगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर, ये ह्यूमर की एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से आगे क्या लिखा हुआ है, द वे द किंग गॉट कन्विंस्ड दैट एक्चुअली द लेबरर हु कंस्ट्रक्टेड द आर्क वर रिस्पॉन्सिबल इज़ आल्सो ह्यूमर। तो आगे क्या होता है, तो जो लेबरर होते हैं वो क्या करते हैं, जो चीफ होता है वो लेबरर के ऊपर सारी बात छोड़ देता है कि ये लेबर ने बनाया हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये भी एक ह्यूमर पैदा करती है। The king wanted to hang the laborer, but the laborer were able to defend themselves. तो जो राजा था वो जो वर्कमैन होते हैं, जो लेबर वर्कर होते हैं, उनको फांसी के ऊपर चढ़ा देना चाहता था राजा, बट वो जो लेबरर होते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं, डिफेंड कर लेते हैं। तो आगे क्या होता है, दिस सिचुएशन इज़ ह्यूमरस एज इट इवॉक्स लाफ्टर अमंग द रीडर्स एंड आयरनिक एज द रीडर फाइंड दैट द लेबरर आर एबल टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द आर्किटेक्टर। तो इसी तरह से इसमें आयरनी भी पैदा होती है। आयरनी कैसे पैदा होती है कि कभी उस वर्कर्स ने सोचा ही नहीं कि हमारे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। और ह्यूमर इस तरह से पैदा होता है कि जो लेबर वाले होते हैं वो ब्लेम किसके ऊपर डाल देते हैं, आर्किटेक्चर के ऊपर डाल देते हैं, इस तरह से वो खुद बच जाते हैं। आयरॉनिकली द आर्किटेक्चर इज़ एबल टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द किंग हिमसेल्फ। तो आगे क्या आयरनी होती है कि राजा ने सोचा भी नहीं था कि जो आर्किटेक्चर है वो सारा का सारा ब्लेम किंग के ऊपर, राजा के ऊपर डाल देगा। द सिलेक्शन ऑफ द वाइजेस्ट मैन हु वुड गिव द वर्डिक्ट एज टू who was the real culprit evokes laughter and is therefore humorous। तो आगे क्या होता है, जो वाइज मैन को ढूंढा जाता है कि वाइज मैन ही डिसीजन लेगा कि कौन जो अपराधी है और उसको कैसे सज़ा देनी है। तो ये भी एक आयरनी पैदा करती है, एक ह्यूमर पैदा करती है कि राजा खुद डिसीजन ना लेकर किसी वाइज मैन की, किसी और आदमी की सलाह लेता है। तो राजा को खुद जो है डिसीजन लेना चाहिए था पर वो वैसा नहीं करता, ये भी एक हंसी पैदा करने वाली बात है। द ओल्ड मैन अल्टीमेटली ब्लेम्ड द आर्क एंड डिक्लेयर दैट द आर्क मस्ट बी हैंग्ड। तो जो वाइज मैन होता है वो भी एकदम से बेवकूफ़ी वाला आंसर देता है। वो बोलता है कि जो आर्क है जिसके साथ उसका मुकुट टकराया है उस आर्क को ही फांसी दे देनी चाहिए। आर्क तो क्या है, एक ढांचा है, तो ढांचे को कैसे हम फांसी दे सकते हैं, ये भी एक हंसी पैदा करने वाली बात है। आयरॉनिकली वन ऑफ द मिनिस्टर्स पॉइंटेड आउट दैट द गैदरिंग वांटेड अ मैन टू बी हैंग्ड एज द नोज फिटेड द किंग नेक सो ही वाज हैंग्ड। तो आगे आयरनी क्या होती है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो भी एकदम से घबरा जाते हैं। जो पब्लिक होती है राजा की तो वो भी चाहती है कि किसी न किसी को तो अभी जो हैंग करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो गैदरिंग हुई है, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। तो ये भी जो मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे वो डर जाते हैं। एक आयरॉनिकली फैक्टर जो उसमें पैदा करते हैं, ये जो मिनिस्टर ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एज द मूस फिटेड द किंग नेक, जैसे जो नूस होती है, नूस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फांसी का जो फंदा होता है, वो जो ढांचा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको नूस कहा जाता है। तो वो जो राजा के गर्दन के बिल्कुल फिट आ जाता है, उसकी हाइट के बराबर आ जाता है, सो ही वाज हैंग्ड। तो जो क्या है उसको फांसी दे दी जाती है। जैसे कि कहा गया था कि जिस आदमी की हाइट इसके साथ मैच होगी वही अपराधी होगा और उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। द चॉइस ऑफ a successor is humorous as an idiot is consulted for selecting the successor। तो उसके बाद भी एक ह्यूमरस पैदा करने वाला इंसिडेंट होता है जब उस इडियट को जो पहले उस आर्क में से बाहर आता है
उसको पकड़ लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि कौन राजा होना चाहिए जो एक सक्सेसर हो सकता है। द इडियट चूज अ मेलन, तो वो जो इडियट होता है वो किसका नाम लेता है, एक मेलन का नाम लेता है, एक तरबूज का नाम लेता है। हु बिकेम द सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट, जो क्या होगा उस राज का एक राजा के तौर पर काम करेगा, एक सिंबल होगा एज ए किंग। तो इस तरह से इस आपकी सारी पोएम में ह्यूमर और आयरनी के जो फैक्टर हैं वो बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेना है और उसको फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। तो ये था आपका फुल फ्लेज लेसन, आपकी पोएम द टेल ऑफ द वैलेंट सिटी के ऊपर। इसके क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग सारे के सारे आपको डिलीवर हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।